हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि होगा क्लास 10 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। इसमें दो क्लास ले चुका हूं, जिसमें चैप्टर 1 को और चैप्टर 2 को कवर किया गया है, और आज के क्लास में चैप्टर 3 को भी इंक्लूड किया गया है, जो कि है मेटल्स और नॉन मेटल्स। कोई भी एग्जाम का पेपर आप उठाकर देख लीजिएगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स से क्वेश्चन भर भर के आता है, यानी कि आज का क्लास काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। और अभी तो केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में फिजिक्स और बायोलॉजी भी डिस्कस करूंगा। ये वीडियो आपको 8 बजे प्रीमियर लाइव मिलता है, तो जरूर इसको ज्वाइन किया कीजिएगा। ये पार्ट नंबर 53 है, सारे पार्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। जेएससी सिजिल का एग्जाम हो, एक्साइज हो, या फिर अभी नोटिफिकेशन आया है जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर का, सब में ये लेक्चर काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आज के क्लास में आपसे क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऐसे 3 मेटल्स हैं जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। दो तो आपको दिया गया होगा, सोडियम पोटेशियम। थर्ड का नाम आप लोग जरूर लिखिएगा, एनसीईआरटी में यह मेंशन है। वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत कम लोग लाइक देते हैं, फायदा उठाते हैं और चले जाते हैं पतली गली से। तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। और पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, रिवीजन पर्पज से अगर चाहिए होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्लास को ध्यान सुनिएगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन जेएससी के एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट उठाकर छपता है, ठीक ना। लेट्स गियर अप। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इनमें से कौन जो है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग छोड़कर चले आइएगा। नॉर्मली जो झारखंड बोर्ड वालों के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाया जाता है, उसमें क्या बताया जाता है, तो ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन से इस तरह से कॉन्सेप्ट बताया जाता है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हट रहा है, या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर हट रहा है। इस तरह से जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी कि रिडक्स रिएक्शन पढ़ाया जाता है। तो इतना आप लोग पढ़ के जाइएगा, तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए, क्योंकि थोड़ा सा अगर टफ बनाएगा पेपर को तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखिए, ये भी जो है ज्यादा टफ चीज नहीं है। आइए इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। तो सबसे पहला बात है कि देखिए, एक एलिमेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडेशन, समझ गए। और अगर जो है कोई एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसका रिडक्शन होगा, यानी कि गेन रिडक्शन, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न नहीं आता है कि कैसे पता चलेगा कोई एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जो है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अगर यह किसी एलिमेंट पर जाएगा तो उसके सर पे माइनस चार्ज चढ़ा देगा। कहने का मतलब है कोयला में काम कीजिएगा तो काला लगेगा ही। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसके सर पे तो जो है माइनस चार्ज चढ़ेगा ही। तो इस तरह से जो है याद रखिएगा। तो आई होप कि इसमें अब दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी अगर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीडेशन होगा, और गेन हो रहा है तो समझिए कि वहां पे रिडक्शन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन कैसे गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा होगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिस पे जाएगा उस पे माइनस चार्ज चढ़ जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है 2Al + 6H+ दैट इज 2Al + 3 + 3H2। यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम से क्या हो गया है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 हो गया है, यानी कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस किया है, तब जाकर इसका सर पे माइनस चार्ज चढ़ा है। और इसका देख लीजिए, तो हो गया ना, यही जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो बताया था ना कि अगर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि ऑक्सीडेशन, आंसर आपका मिल चुका है, एल्यूमिनियम होगा। दूसरा बात है H+ को देखिए, H+ से क्या हो गया है, H2 हो गया है। और ये क्या किया है, यहाँ पे H+ था, तो H2 होने में इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना यानी कि रिडक्शन, समझ गए। तो अगर रिडक्शन पूछता तो इसका आंसर जो है बी हो जाता। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का, ठीक है। तो आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा, या फिर आगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको कुछ डालता जाऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विथ अ माइल्ड एडिबल एसिड देन डैश इज फॉर्म। बोला जा रहा है कि अगर बेकिंग सोडा जो है कोई एक खाने वाला एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या फिर नौशादर। आंसर इसका बी है, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर ऐसा ही बनता है। क्लास 10 अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठाकर देखिएगा तो साफ साफ लिखा गया है कि अगर बेकिंग सोडा में अगर कोई एडिबल एसिड, एडिबल माइल्ड एसिड होता है, यानी कि हार्ड नहीं चाहिए, सॉफ्ट एसिड चाहिए खाने लायक, तो उसको अगर रिएक्ट करवाइएगा तो CO2 के साथ H2O बनेगा, और जो है सोडियम साल्ट ऑफ एसिड जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये बनता है, उसको बेकिंग पाउडर कहा जाता है। और बेकिंग पाउडर बनता है तो CO2 गैस रिलीज होता है, और CO2 गैस से काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे वर्क होता है। जैसे देखिएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इसमें फॉर्म होता है, जो आप लोग बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो क्या होता है, तो वह केक होता है, या फिर बोलिए कि ब्रेड होता है, उसको जो है सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है। जो देखते हैं ना कि पूरा गद्दा जैसा लगता है, तो एक्चुअली में इसी के चलते होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, उसी चलते वो स्पंजी और सॉफ्ट हो जाता है, तो खाने में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ कहानी है, तो ये बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है। एडिबल एसिड, जैसे कि नॉर्मली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखिएगा तो यहाँ पे टार्टरिक एसिड लिखा गया है, जो कि टार्टरिक एसिड हम लोग खाते भी हैं, इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बताया था Na2CO3।
NaCO3 जो बेकिंग पाउडर है NaCO3 प्लस H+ से बना हुआ है। तो अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कीजिएगा तब जाकर Na2CO3 बनता है और आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ये आपको बेकिंग वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर देख लीजिएगा CaOCl2 है, इस पे क्वेश्चन भी है। और नौसादर को याद रखिएगा NH4Cl होता है ना, NH4Cl यह जो है नौसादर है। अमोनियम क्लोराइड को जो है नौसादर कहा जाता है और यह एक सबलाइम सब्सटेंस है, यानी कि सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रिजर्व फूड, यानी कि खाना को जो परीक्षित किया जाता है उसमें कौन सा यूज किया जा सकता है, शुगर, साल्ट, विनेगर या फिर ऑल ऑफ दिस। विनेगर का मतलब सिरका होता है ना, तो इसका आंसर डी है। शुगर भी यूज किया जाता है, साल्ट भी यूज किया जाता है, विनेगर भी। परीक्षण करने मतलब अचार लगाते हैं आप लोग, तो अचार में नमक क्यों डालते हैं, तो एक तो पहला तो काम होता है कि टेस्ट लाने के लिए डालते हैं। दूसरा काम ये होता है कि नमक डालने पर उसमें जो वाटर का कंटेंट है वो धीरे धीरे छूटता है और सूख जाता है, और कहीं से अगर मॉइस्चर या वाटर हट जाता है तो खाना जल्दी खराब नहीं होता है। जैसे कि पहले अनाज होता है तो उसको स्टोर करने से पहले उसको जो है धूप में सुखाया जाता है ताकि सारा वाटर यानी कि मॉइस्चर हट जाए और जो है उसमें फंगस वगैरह कोई बैक्टीरिया उसमें न लगे। ठीक है, तो तीनों का तीनों यूज किया जा सकता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि विनेगर भी यूज किया जाता है, साल्ट भी। शुगर का भी यूज है क्या, तो बिल्कुल है, शुगर भी जो है प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है। जैसे साल्ट और शुगर को आप लोग मिलाइए क्या होगा, तो ये जैसे ऑस्मेटिक प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है जो कि जो जर्म्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है और जो खाना खराब होता है वह जो है लेट से खराब होगा। ये होता है ऑस्मेटिक प्रेशर, क्लास 12 का टॉपिक है, कभी डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, उसमें से तो पढ़े होंगे, उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है पाइजिकल टू ICRT कुछ कॉन्सेप्ट होता है इसका, समझ गए। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। तीनों के तीनों यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन में। क्लास 10 का देखिएगा रेसिडिटी आया था तो वहां से टॉपिक मैच करता है। When a more reactive element displaces a less reactive element from its compound, then this reaction is known as, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है कि अगर A है और यहाँ पे BC है, तीसरे से रिएक्शन में अगर A जो है BC की जगह बैठ गया, AC हो गया और B को बाहर कर दिया, तब जो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होता है। पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि A जो है B को तभी रिप्लेस कर सकता है तब जब यह ज़्यादा पावरफुल होगा। कहने मतलब अगर क्लास में कोई अगर तगड़ा लड़का है तो वह कमजोर लड़का को तो उसका सीट से नहीं बोलेगा चल भाई कसक, ऐसे तो बोलेगा नहीं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता था जब क्लास में लोग बैठते थे बेंच पर, तो यहाँ वाला बच्चा क्या बोलता था, ऐसे खड़ा होता था, बोलता कि चलो अंदर जाओ। और यहाँ पे अगर कोई जो है अगर मतलब यहाँ पे जो है वीक बच्चा है, अगर मजबूत आया तो क्या बोलेगा, चलो खिसको दो, इसको मजबूरी खिसकना पड़ेगा, जान रहा है उसको, समझ लीजिएगा। तो इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए इसको एग्जाम्पल को समझाते हैं। जिंक है, प्लस में सिल्वर नाइट्रेट है, तो Zn प्लस NO3 जिंक नाइट्रेट बन गया, प्लस में सिल्वर को बाहर कर दिया, बाहर कैसे दिखा गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लीजिए कॉपर प्लस जो है यहाँ पे फेरस नाइट्रेट है, तो यहाँ पे देखिए CO के पास FeNO3 है, तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद इसको हटा नहीं पा रहा है। रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि कॉपर जो है ज्यादा रिएक्टिव नहीं है Fe से, Fe ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए इसको रिप्लेस नहीं कर पाया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके लिए जैसे बकायदा आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट है ज्यादा रिएक्टिव है, कौन है लेस रिएक्टिव है। तो सबसे ज्यादा पता होगा पोटेशियम है, सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद देख लीजिएगा जिंक है, आयरन है, टीन आता है, उसके बाद लेड और बाकी रीड कर लीजिएगा। तो इतना तो कम से कम आपको जो 5-6 है उसको पता ही होना चाहिए, इसे क्वेश्चन जो है आता है। कॉपर भी देख लीजिएगा, कॉपर को छोड़िएगा मत, कॉपर ये सब और जिंक आता है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही हटा सकता है, लेस रिएक्टिव नहीं हटा पाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो कॉपर है और जिंक सल्फेट, तो ये कॉपर इसलिए हटा पाएगा क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में यह नीचे होगा। कॉपर देखिए यहाँ पे है और जिंक कहाँ पे है, तो जिंक यहाँ पे है, तो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, तो ज़्यादा रिएक्टिव को कैसे हटा सकता है, सिंपल सा कहानी है। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, आंसर इसका डी है। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग बुझाने में आग कहीं पे लग जाता है तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। तो उसमें कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और सोडियम यहाँ पे कार्बोनेट है या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। देखिए इसका आंसर होगा बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया जाता है। एक्चुअली में जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, नाम सुन रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं नाम है सोडा एसिड, तो सोडा हो गया तो कोई सोडा होगा, और एसिड कौन सा है, तो एसिड इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ H2SO4 यानी कि किंग ऑफ एसिड यूज किया जाता है, और जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होता है। लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि जो थम्स अप, कोका कोला जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के फ्लो को ये रोक देता है, ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देता है। तो अगर इस एसिड के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है तो क्या होगा, जिसका मतलब ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देगा, और कहीं पे आग लगा है वहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगा तो आग को बुझा देगा, क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो जो है रुक जाएगा। तो ये कुछ कहानी होता है। सोडियम सल्फर के साथ H2 के पास CO2 बनता है। ये कुछ कहानी है। आंसर इसका NaCO3 हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर, देखिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ब्लीचिंग पाउडर में एक स्कॉटिश साइंटिस्ट है, स्कॉटिश से डेट मतलब ओरिजिन देखना पड़ेगा कंट्री कहाँ पे है, और उसको छोड़िए हटाइए, बस इतना याद रखिएगा 1799 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ब्लीचिंग पाउडर को। इज एल्सो नोन एज, ब्लीचिंग पाउडर को किस नाम से जाना जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या फिर बोथ एंड बी, या फिर सिलेक्ट लाइन बोला जाता है। तो कैल्शियम जो ऑक्सीक्लोराइड है, इसका ब्लीचिंग पाउडर नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और दूसरा नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्लोराइड नहीं है, क्लोराइड है, ध्यान रखिए एग्जाम में क्लोराइड करके दे सकता है। तो देखिए कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर क्लोरीन गैस में प्रवाहित किया जाता है, टेम्परेचर इसमें 40 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है, यानी कि 40, 373, 273, 313, तो 313 केल्विन या फिर 40 डिग्री सेल्सियस हो, तो उस पर अगर रिएक्ट कराया जाता है तो यही बनता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोला जाता है। ये कुछ है। एक देखिएगा यह व्हाइट कलर का होता है ब्लीचिंग पाउडर ना, ध्यान रखिएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पीने के पानी को शुद्ध करने में यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में साफ सफाई में भी यूज किया जाता है, ठीक ना। कपड़ों को ब्लीच करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा बोथ। तो ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है और हाइपोक्लोराइड बोला जाता है। फॉर्मूला देख लीजिएगा, CaOCl2 है, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, CaO लिख देगा और ऐसे OCl कर देगा, ऐसे भी यही इसका फॉर्मूला है, ये भी होता है। चूज द इनकरेक्ट वन, गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है। व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट्स विद वाटर इट सॉलिडिफाइड एंड बिकम्स जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जा रहा है कि पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो यह जैसे कठोर होकर जिप्सम बन जाता है। व्हेन जिप्सम इज हीटेड इट लॉसेस वाटर एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगेन बोला जा रहा है कि जिप्सम को गर्म जब किया जाता है तो यह निर्जलीकृत होकर यानी कि पानी को लॉस कर फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है रेड कलर का जो कंपाउंड होता है। और नेक्स्ट बोला गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हड्डियों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है, तो गलत स्टेटमेंट थर्ड है, पता चल गया होगा, क्योंकि यह रेड कलर का नहीं होता है, ये भी व्हाइट कलर का ही कंपाउंड होता है। देख लीजिएगा मेन रिएक्शन यहाँ पे है CaSO4 + 2H2O, यह है जिप्सम। इसको अगर 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो यह पानी को लॉस करता है। पानी को लॉस करना को निर्जलीकरण बोला जाता है ना, ध्यान रखिएगा। तो CaSO4 + ½ H2 होता है और 3/2 एटम जो है से वाटर का यह लॉस करता है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि जो जिप्सम से कितना जो है से एटम वाटर हटता है, तो 3/2 H2O वाटर निकलता है, तब जाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। आंसर इसका सी होगा। बाकी सारा देख लीजिएगा, व्हाइट कलर का होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हड्डी को ज्वाइन करने में किया जाता है, मोल्ड यानी कि ढांचा वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, सजावट का सामान बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, यानी कि डेकोरेटिव मटेरियल को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट ऑफ सॉइल और लेक। बोला जाता है जैसे देखिएगा कोई लेक है तो ज़्यादा उसमें अगर एसिड की मात्रा हो गया तो उसमें जो है से CaO यानी कैल्शियम जो ऑक्साइड है उसका छिड़काव किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो अगर एसिड है तो CaO कैसा कैरेक्टर का है, तो यह बेसिक कैरेक्टर का है। तो एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज करेंगे, तो एसिड जो लेक का वाटर है वह नॉर्मल होगा, तो जो जलीय जीव है उनके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो एसिड होगा तो क्या होगा, सब मरने लगेंगे, ठीक ना। जब एसिड रेन होता है तो अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उन पर जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, प्लस में जो जलीय जीव है एक्वेटिक एनिमल है उन पर भी जो है एडवर्सली इफेक्ट करता है एसिड रेन। तो ध्यान रखिएगा CO जो छिड़काव किया जाता है। और 10th में तो बाकायदा मेंशन है कि कोई अगर मिट्टी है, कहीं पे कोई मिट्टी है उसको में अगर अम्लीय है तो कैसे उसको जो है ठीक करेंगे, तो उसमें तो आपको बताया गया था कैल्शियम ऑक्साइड आपको यूज करना है, कली चुने इसको बोला जाता है ना, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका CaO है। लेक में भी छिड़का जाता है ना जब उसका। चूज द इनकरेक्ट वन यानी कि गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। एसिड चेंजेज ब्लू लिटमस रेड, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बेस जो है रेड को ब्लू कर देता है। पीएच जो होता है एसिड रेन का बोला जा रहा है 5.9 होता है, उस समय जो है एसिड रेन कहा जाता है। और ह्यूमन बॉडी जो है काम करता है 7.0 से लेकर 7.8 pH रेंज के बीच। कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है, तो एनसीईआरटी में जो टेक्स्ट बुक में लिखा गया है वो लिखा गया कि वर्षा जल का जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तब उसको एसिड रेन कहा जाता है। तो एसिड रेन का पीएच 5.6 से कम होता है, न कि 5.9 से। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा। बाकी ये चीज़ याद रखिएगा, ब्लू जो एसिड है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और बेस जो होता है से रेड को ब्लू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स दैट मेक पॉजिटिव आयन्स बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड। तो अभी कुछ देर पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है पॉजिटिव आयन बनाता है
इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या फिर डोनेट करके, बोले कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद जब पॉजिटिव आयन बनाता है तो उसको मेटल्स कहा जाता है। तो मेटल्स का डेफिनेशन यही है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि जो हार्ड हो, जो चमकता हो, वो मेटल का डिफिनेशन नहीं है, वो तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। एक्चुअली में मेटल का डिफिनेशन यही है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं उसको जो है से मेटल यानी कि धातु कहा जाता है। समझ गए? तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स ऐसे एनायन जैसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद। तो अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर क्लोरीन पर माइनस चार्ज चढ़ गया है तो कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया है तो यह क्लोरीन नॉन मेटल है। और वहाँ पे एल्युमिनियम बताया गया था एल्युमिनियम +3 चार्ज चढ़ा था, यानी कि यह मेटल का प्रॉपर्टी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यह लॉस कर सकता है और ये सब नॉन मेटल्स गेन कर सकते हैं। तो आंसर इसका भी होगा। मेटल्स नॉन मेटल से क्वेश्चन आ चुका है। समझ गए? तो नॉन मेटल को याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन इन लोग एक्सेप्ट करता है और एनायन बनाता है यानी कि नेगेटिव चार्ज, और इन लोग जो है से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कैटायन बनाता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। इस तरह से जो है से चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। ये स्लाइड गलत जगह लग गया, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। द मेटल विच कैन बी कट विथ अ नाइफ, एक ऐसा मेटल जिसको नाइफ से काटा जा सकता है, कौन है? नेट्रियम, कैलियम, फेरम या फिर बोथ ए एंड बी लिखा गया है। नेट्रियम सोडियम को बोला जाता है लैटिनियम है, कैलियम है पोटेशियम और आयरन है एपी, फेरम इसको बोला जाता है लैटिनियम। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा क्योंकि नेट्रियम यानी कि सोडियम को भी काटा जा सकता है और पोटेशियम को भी काटा जा सकता है। तो वहाँ 3 पूछा गया था, तो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। एक थर्ड जो मेटल है वह है लिथियम। लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो 3 को ध्यान रखिएगा। बाकी सोडियम को देखिएगा है, इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। उसके पीछे का रीजन है कि काफ़ी ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि नॉर्मल तो ऐसे ही आग पकड़ लेगा, पानी में भी आग लग जाता है। तो बेचारा को हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं, ठीक है ना। आंसर इसका डी हो गया, बोथ ए एंड बी। इस तरह देख लीजिएगा, सोडियम है, पोटेशियम है, इसको काटा जा सकता है, साथ साथ लिथियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली नॉन मेटल एंड द ओनली मेटल प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। एक बोला जा रहा है कि एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है और एक ऐसा नॉन मेटल है, सॉरी, और इसमें एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है। तो कौन है? तो जो नॉन मेटल आता है वह ब्रोमीन आता है और जो मेटल आता है वह मरकरी आता है। तो ध्यान रखिए, एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है और एकमात्र यह मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है, इसीलिए दोनों जो है से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकमात्र है यानी कि सब एक्सेप्शन में आ रहा है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये जो मरकरी है वो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, ब्रोमीन नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में और ये मेटल है लिक्विड स्टेट में, मरकरी और ब्रोमीन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से बेस्ट कौन है? ऑरियम लिखा हुआ है, गोल्ड होता है, अर्जेंटीनम है वो है आपका सिल्वर होता है, क्यूप्रम, कॉपर और हाइड्रोजनम ये है आपका Hg। तो देख लीजिएगा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर Ag। जो अर्जेंटम है वही जो है सबसे ज़्यादा जो है से अच्छा बोला जाता है कि सुचालक है, ठीक है, सबसे अच्छा बोला जाता है Ag को। उसके बाद कॉपर बोला जाता है, गोल्ड भी है, ऐसे कॉपर पहले बोला जाता है ऑर्डर में, और Au। तीनों को याद रखिएगा, सबसे अच्छा, इससे अच्छा सुचालक कोई नहीं है, सिल्वर सबसे अच्छा है और कॉपर उसके बाद आता है और उसके बाद गोल्ड आता है। तीनों को ध्यान रखें, सबका लैटिन नेम लिखा हुआ है, इसको भी पता चलेगा। हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए, ऐसे कम चांस है कि लैटिन नेम पूछा जाए। द ओनली नॉन मेटल विच हैज लस्टर, एकमात्र ऐसा नॉन मेटल जिसमें लस्टर पाया जाता है यानी कि चमक पाया जाता है, तो वह है आयोडीन, ठीक ना। तो आयोडीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक पाया जाता है, बाकी नॉन मेटल्स में जो है से चमक नहीं पाया जाता है। ये तो ऑप्शन ऐसे ही लिमिट हो गया, कॉपर मेटल है ही नहीं। द ओनली नॉन मेटल एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बोला जा रहा है कि एकमात्र ऐसा नॉन मेटल और जो कि एलोट्रोप भी है कार्बन का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, वो कौन है? तो ग्रेफाइट है, आपको पता होगा। ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन तीनों के तीनों जो है से कार्बन के अप्रूप है यानी कि एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप्स क्या होता है? तो ऐसा जो बोला जाता है कि अगर एक सब्सटेंस है वह इन्वॉल्वमेंट में एक से ज़्यादा फॉर्म में हो तो उसको एलोट्रोप्स बोला जाता है। कार्बन 3 फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइट, डायमंड है और फ्लोरीन है। लेटेस्ट इसको C60 बोला जाता है। फुटबॉल के जैसे इसका जो है स्ट्रक्चर होता है, तो लेटेस्ट इसको खोजा गया था बकमिंस्टर फ्लोरीन के द्वारा, ठीक है। ग्रेफाइट को याद रखें, ग्रेफाइट आके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? तो कार्बन का जो वैलेंस कितना होता है? 4। तो देखिएगा, तो ग्रेफाइट में 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग हो जाता है, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसी के चलते जो है यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। देखिएगा, कहीं पे इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर देगा, इसलिए ग्रेफाइट करता है। और ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा प्लाऊ में पाया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है ध्वनि गुण। ध्वनि गुण क्या होता है?
को अगर बोला जाता है कोई अगर चीज़ है उस पर अगर पीट रहे हैं तो अगर स्पेशल टाइप का साउंड जो है से अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो समझिए कि वह क्या है, तो वह जो है से मेटल्स है। तो मेटल्स के पास ऐसा गुण होता है कि वह जो है स्पेशल साउंड को जो है से जनरेट कर सकता है, यानी कि सोनोरस होता है। तो ध्यान रखिएगा, मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि उन लोग को बीट करने पर स्पेशल साउंड उन लोग प्रोड्यूस करता है। जैसे मेटल जो है लोहा का पीटी स्पेशल साउंड देगा, ठीक है ना, एल्यूमिनियम की पीटी स्पेशल साउंड देगा, और बाकी ऐसा नॉन मेटल को है डिब्बा बजेगा, डब 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 बजेगा, स्पेशल साउंड नहीं होगा, ठीक है, सुनने में कर्कश लगेगा। आंसर इसका भी है, मेटल जो होता है सोनोरस होता है, यानी कि इन लोग स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल, बोला जाए कौन सा जो है सबसे ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल है। तो मेलेबल क्या होता है, तो मेलेबल होता है कि इसको जो है अगर पीट पीट कर पतला अगर चादर के रूप में ढाल दिया गया तो उसको मेलेबल बोला जाता है। और डक्टाइल क्या होता है, तो डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें मेटल्स को तीर कर स्ट्रेच करके थिन वायर बना दिया जाता है। तो इस तरह का प्रॉपर्टी दोनों को याद रखेगा, इसको चादर के रूप में ढाल दिया जाता है और इसको तार के रूप में ढाला जाना प्रॉपर्टी, उसको मेलेबिलिटी बोला जाता है और इसको डक्टिलिटी बोला जाता है। तो मेलेबिलिटी को बोला जाता है तन्य, सॉरी ये उल्टा लिखा गया है। मेलेबल का मतलब होता है आघात वर, यानी आघात करने के बाद बढ़ना, और तन्य मतलब जिसको तीर का बढ़ाया जा सके, उल्टा हो गया, पीडीएफ इसको सही कर दूंगा। तो जो सबसे ज्यादा जो तन्य और आघात वर्धनीय धातु है वह है गोल्ड। एनसीईआरटी में साफ लिखा गया है 1 ग्राम गोल्ड से, मात्र 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इजंट इट इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग, देख लीजिएगा 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर जो है लॉन्ग तार बनाया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। वाई डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, तो दे पोसेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ पे मैं इसीलिए डिस्कस नहीं किया था कुछ, क्योंकि आगे क्वेश्चन था। तो मेटल बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, आखिर पता होगा कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका जो है इन लोग जो है अच्छा चालक होते हैं। क्यों होते हैं, पहला पॉइंट है कि उन लोग पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, दूसरा है उन लोग पास आयन होता है, और दूसरा बोला जाता है कि बोथ ए एंड बी, या फिर सिंस दे आर हार्ड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होना चाहिए, इसका आंसर जो है सिर्फ ए होगा, दे पोसेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो उन लोग के पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के चलते जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए दो चीज चाहिए, पहला चीज चाहिए होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा आयन चाहिए होता है। आप लोग देखे होंगे कि जो नॉर्मल वाटर होगा, नॉर्मल वाटर बोली तो जैसे कि अगर जिसका pH वैल्यू 7 है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन बरसात का जल गंदा है वह करेगा, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा गंदगी मिला हुआ है, यानी कि आयंस है। तो आयंस हो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, दो ही चीज ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि दो चीज रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा और नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर इसका होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक और यूज है मेटल में, ठीक है, वो आगे डिस्कस करूंगा, समझ गए। और उन लोग हार्ड होता है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये रीजन नहीं है। मेटल हार्ड होता है सही बात है, लेकिन ये रीजन नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। Which of the metals can melt on palm due to their low boiling point? तो निम्न क्वथनांक के चलते कौन सा ऐसे दो मेटल है जिसको हथेली पर रखिएगा तो भी पिघल जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, तो रूम टेम्परेचर बोला जाता है 27 डिग्री सेल्सियस को, इतना कौन रूम टेम्परेचर बोला जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर। तो इतना से भी इन लोग का जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो जैसे ही बाहर निकाल के हाथ पे रखिएगा इन लोग पिघलने लगेगा। तो होता है गैलियम एंड सीजियम, कहाँ पे है, आंसर इसका सी है। तो गैलियम और सीजियम को याद रखिएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी में यह लिखा हुआ है। Which of the flowing non-metal is the hardest substance in the nature yet to be known? बोला जा रहा है कि अब तक जो है जो ज्ञात धातु मतलब नेचर में सबसे कठोर अधातु कौन सा है। नॉर्मली जो होता है कि हार्ड होता है मेटल, यह एक्सेप्शन में है कि एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्ड है, क्योंकि जितना भी आप लोग नॉन मेटल देखेंगे या तो गैस होता है, नहीं तो फिर एकमात्र है जो कि क्या है, लिक्विड में है, ब्रोमीन। लेकिन यह जो है सॉलिड में है और यह हार्ड होता है, सबसे हार्ड यही है, यह है डायमंड, ठीक है, जो कि कार्बन का यह प्रूफ है। तो समझ लीजिएगा डायमंड जो है अब तक जो है ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, आंसर इसका डी होगा, जो कि एक नॉन मेटल ही है। कार्बन का यह प्रूफ है एलोट्रॉप्स। इनकरेक्ट आपको स्टेटमेंट चूज करना है। मेटल्स आर सोनोरस, मेटल जो होता है सोनोरस होता है। नॉन मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, नॉन मेटल जो है ब्रिटल जो है नहीं होता है। और लिथियम जो होता है सबसे हल्का मेटल है, और उन लोग का मेटल का हाई डेंसिटी होता है। तो जो गलत है वह सी है, लिथियम बोला जा रहा है कि सबसे हल्का मेटल नहीं, सॉरी बी होगा। नॉन मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, बोला जा रहा है कि मेटल जो है ब्रिटल नहीं होता, यही गलत है। नॉन मेटल्स ब्रिटल होता है, ब्रिटल मतलब इन लोग को चोट करने पर टूट जाएगा। जैसे आयोडीन उठा लीजिए,
ठीक है, आयोडीन को इस पर चोट कीजिएगा तो टूट जाएगा, या फिर दूसरा भी नॉन मेटल उठाइएगा, इसको चोट कीजिएगा तो ये सब टूट जाएगा। जैसे सिंपल एग्जाम्पल बताऊँ, ग्रेफाइट जो पेंसिल का जो लेड है उसको निकालिएगा और उसको जो है चोट कीजिए, धीरे धीरे वो महीन हो जाएगा, यानी कि टूट जा रहा है। तो यही जो है ब्रिटल होता है, यानी कि चोट करने पर जो टूट जाए उसको बोला जाता है ब्रिटल। ठीक है, तो आप लोग को ब्रिटल नहीं बनना है। आंसर इसका बी हो जाएगा, नॉन मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, गलत है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आज ये लास्ट क्वेश्चन हो चुका है, अब तक डिस्कस नहीं किया हूँ, आगे ऐसे आ जाएगा। मेटल साइन क्यों करता है? तो मेटल साइन करता है क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते ही मेटल साइन करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी आगे इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो आज क्लास में इतना, यही होप कि क्लास फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर कर दीजिएगा, और 8 बजे के आसपास आपको वीडियो मिलता है तो जरूर लाइव ज्वाइन कीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।